रीजनिंग के सिलेबस को आप देखेंगे ओवरऑल में का जो सिलेबस है पार्ट में क्लासिफाई कर सकता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसको क्या कहते हैं एक्चुअल में क्या है? यदि आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट ज्यादा है, डायग्राम वगैरह नहीं है और स्टेटमेंट ज्यादा है, तो उस कंडीशन पे प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। वर्बल रीजनिंग में पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन जिसमें डायग्रामेटिक पार्ट ज्यादा होता है, जैसे आप एक टॉपिक ले डाइस, मैंने यहाँ क्लासिफाई किया हुआ है कि आपके सिलेबस में कौन सा पोर्शन कहाँ पर एग्जिस्ट कर। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि वर्बल रीजनिंग में टॉक जो है, टॉक वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। क्लॉक जो है वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। ऐसे ही आपका जो कैलेंडर है वो भी वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। डायरेक्शन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, इसके साथ आपका इंग्लिश अल्फाबेट है, रैंकिंग है, और उसके बाद आपका ये जो सिलोजिज्म वगैरह है जिसको हम लोग न्याय निगमन कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो इसी फॉर्मेट में आती है। तो वर्बल रीजनिंग का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिस्क्रिप्टिव मैनर थोड़ा ज्यादा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में चीजें ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कैलेंडर का प्रॉब्लम है, तो कैलेंडर के प्रॉब्लम में क्या रहेगा कि कोई डायग्राम नहीं रहेगा, उसमें सीधा सीधा स्टेटमेंट रहेगा कि भाई ये डेट है, बताइए इस डेट का दिन क्या होगा, ऐसे पूछेगा। या मान लीजिए क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो क्लॉक में बोलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोलेगा कि इतना समय हो रहा है, बताइए एंगल कितना होगा, या इतना टाइम हो रहा है तो कौन सा क्लॉक स्लो है, कौन सा क्लॉक फास्ट है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव मैनर काफी ज्यादा रहेगा। जैसे डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में भी क्वेश्चन रहेगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव मैनर में रहेगा कि भाई राम है वो उत्तर दिशा की ओर जाता है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर कुछ और ट्रेवल करता है, फिर वो राइट मुड़ जाता है। तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव मैनर में चीजें रहती हैं। तो जहां पर भी डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट रहेगा वो सारा का सारा पार्ट किस में आता है? वर्बल रीजनिंग में आता है। और वर्बल रीजनिंग में भी एक टॉपिक होता है जीएमए, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। बट उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिक्सअप रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो जीएमए के बारे में भी। बट आप ये समझिए कि रीजनिंग जो है वो दो टाइप से क्लासिफाई होता है। एक होता है इस तरीके से जिसको वर्बल पार्ट कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन वर्बल पार्ट कहते हैं। अब इस नॉन वर्बल पार्ट में यदि अपन बात करें तो जैसे वेन डायग्राम है, तो एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन रहेगा, में कहेगा कि सर्कल क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से वो आपको बताएगा कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो क्रिकेट भी खेलता है, टेबल टेनिस भी खेलता है, पर फुटबॉल नहीं खेलता। तो आपको उस डायग्राम को देख करके बताना पड़ेगा। ये तो हुआ वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये क्यूब और क्यूबॉइड में भी आता है, जिसमें क्वेश्चन में एक डायग्राम रहेगा, उस डायग्राम में कुछ क्यूब्स हटा दिए रहेंगे और आपको काउंट करके बताना रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे। इस तरीके से पूछा जाता है। एक होता है एम्बेडेड फिगर। इसका मतलब होता है कि एक डायग्राम होगा, उस डायग्राम के अंदर एक डायग्राम छिपा होगा। आपको चार ऑप्शंस में से बताना रहेगा कि वो डायग्राम किस डायग्राम में छिपा हुआ है, या कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो डायग्राम उसमें छिपा हुआ है। उसके साथ मिरर और वाटर इमेजेस है। व्यापम के पेपर में जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो इसी तरीके से होता है हमेशा, व्यापम में। बट पीएससी में जब क्लासिफिकेशन होता है थोड़ा अलग होता है। व्यापम का क्लासिफिकेशन ऐसा ही होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये जो क्वेश्चन का मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, तो ये ट्रायंगल काउंट करना। मिरर और वाटर इमेजेस में एक डायग्राम रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि इस डायग्राम को यदि मैं दर्पण में देखता हूं तो वो किस तरह से दिखेगा, यदि इस डायग्राम को मैं पानी में देखता हूं, वाटर में देखता हूं, तो कैसा दिखेगा। इस तरीके से आपको पूछा जाता है। ओवरऑल क्लासिफिकेशन यही है। इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जहां पर थोड़ा इमेजेस की बात आती है, तो चाहे आप कितना भी बनाइए, लेकिन लॉजिकल वे तो आपको एग्जाम में फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, मतलब लॉजिकल वे जाना ही पड़ेगा। भाई मिरर और वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है? मिरर का कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट की चीज राइट हो जाती है और राइट की चीज क्या हो जाती है? लेफ्ट हो जाती है। ये मिरर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन
वाटर का कॉन्सेप्ट क्या है, टॉप बॉटम हो जाता है, बॉटम क्या हो जाता है, टॉप हो जाता है। तो हमें बस उस लॉजिक को ध्यान रखना है, और डायग्राम आपके पास रहेगा, आपको उस डायग्राम को लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम जो भी चेंज करने के लिए बोल रहा है उसके हिसाब से आपको करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस को, वो है आपका क्लॉक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक हम वर्बल के लेंगे, कुछ टॉपिक हम नॉन वर्बल के भी लेते चलेंगे। पहले हम लोग जो भी को कवर करेंगे वो पहले एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसका क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। तो लगभग मानिए कि 3 दिन के आसपास आपको क्लॉक के टॉपिक पे लगेगा। तो ऐसे ही कोई टॉपिक ऐसा भी है जिसमें सिर्फ एक ही दिन में हो जाएगा, कुछ टॉपिक ऐसा भी है जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इस तरीके से भी चलता है। तो आज की क्लास में हम लोग अभी क्लॉक के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लॉक को हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि क्लॉक जो है वो सर्कुलर होता है। क्लॉक जो है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्लॉक यदि सर्कुलर है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये नंबर्स आप मेंशन करेंगे। और उस नंबर को मेंशन करने के बाद आप उसमें टाइम मेंशन कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड्स को। तो आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, आवर एंड कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनट एंड, और इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से इसमें रहेगा आपका। अब जब हम क्लॉक की बात करते हैं तो आपको एक पता होनी चाहिए कि क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्लॉक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इमेज से रिलेटेड। इमेज, इमेज में हमारे पास दो टाइप के इमेजेस होते हैं। एक होता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, मिरर, मिरर इमेज। और दूसरा जो है वो होता है वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट जो इसमें टाइप है क्वेश्चन का, वो है एंगल फॉर्मेट करना, एंगल फाइंड आउट करना। एंगल मतलब कोण, कोण फाइंड आउट करना आपको पूछा जाएगा। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दर्पण, और ये क्या है आपका, जल प्रतिबिंब या जल की बात कर। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जाएगा, कैसा रहेगा क्या रहेगा वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी अभी आप बस ये समझिए, टाइप वाइज हमें समझना है कि क्वेश्चन कितने टाइप के हैं जिसको आपको कवर करना है। एंगल के बाद आता है टाइम कैलकुलेट करना, मतलब आपको ऐसे प्रॉब्लम दिए जाएंगे जहां पर आपको समय ज्ञात करना होगा। समय, टाइम, टाइम फाइंड आउट करने के बाद आपको एक आता है क्लॉक का स्लो या फास्ट होना। क्लॉक का स्लो या फिर फास्ट होना। क्लॉक कभी आप देखते हैं कि यदि घड़ी में कुछ खराबी है तो क्लॉक पीछे हो जाती है, कभी घड़ी में कुछ मतलब ज़्यादा ही खराब है तो कभी कभी फास्ट भी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन क्लॉक। अलग बात है कि अभी जो क्लॉक्स आती हैं वो थोड़ी अच्छी हैं, ब्रांडेड हैं, तो वो थोड़ा मशीन वगैरह जो यूज़ करते हैं वो क्लॉक स्लो लो होती नहीं है। हाँ, कभी बैटरी खराब हो गई तो क्लॉक स्लो हो जाएगी, वो अलग मैटर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पास कि क्लॉक का स्लो होना और फास्ट होना भी एक टाइप का प्रॉब्लम है। और उसके बाद एक आखिरी टाइप है जिसको आपको कवर करना है, वो है मिसलेनियस। भी आपका मिसलेनियस पार्ट रहेगा, उसको आपको कवर करना है। ये कुल मिलाकर के 4-5 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं। अब यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला जो इमेजेस है इसका क्या मतलब है और किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि यदि क्लॉक में इतना टाइम हो रहा है तो बताइए, यदि मैं उसे दर्पण में देखता हूं तो कितना समय हो रहा होगा,
और यदि मैं उसी टाइमिंग को वाटर में देखता हूं तो कितना समय हो रहा होगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। व्यापम के पेपर में ज्यादा कंटिन्यूटी रहती है क्वेश्चंस की, पीएससी में थोड़ा सा कम रहता है, बट व्यापम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको लॉजिकल वे तो पता ही है, अभी मैंने बताया था कि मिरर और वाटर इमेजेस में क्या होता है, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब में क्या होता है। यदि मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, दर्पण में आपको एक चीज समझनी होगी कि जैसे कोई भी डायग्राम है तो ये उसका टॉप होता है, ये क्या होता है, बॉटम होता है। डायग्राम का ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, और ये क्या होता है, राइट होता है। कोई भी डायग्राम रहेगा तो उसका टॉप और बॉटम इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब उसके साथ साथ एक पॉइंट ये आता है कि यदि कोई डायग्राम है और यदि हम मिरर में उसको देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। लेकिन जो टॉप और बॉटम है वो एज इट इज रहता है। ये किस केस में होता है, तो ये आपका केस है दर्पण, मिरर। मिरर के केस में लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। लेकिन टॉप और बॉटम क्या रहता है, एज इट इज रहता है। इसी तरीके से यदि हम लोग वाटर इमेजेस की बात करते हैं तो टॉप जो है वो क्या हो जाता है, बॉटम हो जाता है, और बॉटम जो है वो क्या हो जाता है, टॉप हो जाता है। बट लेफ्ट और राइट क्या रहता है, एज इट इज रहता है। ये किस केस की बात हो रही है, जल प्रतिबिंब की बात हो रही है। बट आप खुद सोचिए कि यदि कोई टाइम दिया जाएगा और उस टाइम को आप ड्रॉ करेंगे, फिर उसका लेफ्ट राइट देखेंगे या फिर उसका टॉप बॉटम देखेंगे, तो कितना समय लगेगा। इसी की जगह पर कोई डायग्राम है और इस लॉजिक को आप लगा रहे हैं तो बड़ा आसान है। आप खुद समझ रहे होंगे कि यदि यहाँ पे कोई डायग्राम दिया हुआ है और उसके बाद हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं, तब अच्छी बात है। बट यदि हम लोग को यदि कोई टाइम दिया हुआ है और उसको लेफ्ट राइट करने की बात कर रहा है तो हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन हमारे पास दर्पण के लिए है, मिरर के लिए। यदि कोई भी टाइमिंग आपको दी हुई है तो उस टाइमिंग को सिर्फ और सिर्फ 12 बजे की टाइमिंग से क्या करिए, माइनस करिए। कोई भी टाइम दिया है उसको आप 12 बजे की टाइमिंग से क्या करिए। जैसे क्या हो सकता है, तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि यदि कोई टाइमिंग आपको दी हुई है और वो आवर और मिनट की हो, आवर और मिनट की हो, और आपको कहा जाए कि वो लेस देन क्या है, आपका 12 o'clock है। 12 बजे की टाइमिंग से कम का समय आपको दिया गया है और आपको पूछ रहा है कि बताइए मिरर में कितना समय हो रहा होगा। सिंपल चीज है, मिरर का यदि हमें टाइमिंग कैलकुलेट करना है तो मिरर टाइमिंग इज इक्वल टू 12 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। और इसको आप माइनस करिए किससे, एचएम से। जो भी आपको टाइमिंग दिया है उसको यहां रख दीजिए, 11:60 से माइनस। क्या क्या आंसर आ रहा है सबका, आ रहा है सबका। सिर्फ अपने को क्या करना है, माइनस करना है। पहले वाले का क्या आंसर बता रहे हैं आप लोग, 9:35। नेक्स्ट वाले का क्या बता रहे हैं, 40 का क्या बता रहे हैं, 7 बज के कि 6 बज के, 6 बजकर 9:45 बात करेंगे तब क्या बताएंगे आप, 5:39 क्लियर है सबको, क्या माइनस करना है, भाई इसको किससे माइनस करना है, को माइनस करना है 23:39:60 से अपने को माइनस करना है। 60 में से 25 जाएगा तो 35 बचेगा, 59 में 20 जाएगा तो 39, 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब
बात ये आ रही है। एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप समझिएगा। एक क्लॉक है, ठीक है, उस क्लॉक का इमेज एक दर्पण में बन रहा है, उस दर्पण का इमेज दूसरे दर्पण में बन रहा है, उस दर्पण का इमेज तीसरे दर्पण में दिख रहा है, ऐसे करके n नंबर ऑफ दर्पण लगे हुए हैं, n नंबर ऑफ मिरर्स है। तो पहला जो है यहाँ पे क्लॉक है, ये क्लॉक है, घड़ी है, ठीक है, ये क्या है, घड़ी है। इस घड़ी में मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए कि 2:25 हो रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम मैंने लिखा था वही पहला प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर 2:25 का समय हो रहा है। ये है हमारा मिरर 1, ये है हमारा मिरर 2, ऐसे करके n नंबर ऑफ मिरर लगे हैं, मतलब जितना आप सोच सकते हो सारे मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। और अच्छा ये जा रहा है कि बताइए मिरर नंबर 1001 में कितना टाइम हो रहा होगा, या बताइए मिरर नंबर 2000 में कितना टाइम हो रहा है, तो क्या आप बता सकते हो। एक क्लॉक है, उस क्लॉक में 2:25 का समय हो रहा है, उसका जो प्रतिबिंब है वो एक दर्पण में दिख रहा है, उस दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में दिख रहा है, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, ऐसे करते करते बहुत सारे दर्पण लगे हुए हैं। आपको पूछ रहा है यदि घड़ी में 2:25 का समय हो रहा है तो बताइए 1001वें दर्पण पे क्या समय हो रहा होगा, 1001 जो आपका मिरर होगा उस पे क्या समय हो रहा होगा। ये पहला मिरर है, ये दूसरा है, आगे तीसरा आएगा। तो जितने भी हमारे पास ऑड मिरर्स होंगे, ऑड का मतलब होता है विषम दर्पण, मतलब जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके जो भी नंबर्स आएंगे यदि वो ऑड है उस कंडीशन पे। ये वाला मिरर क्या है, ये मिरर इवन है। तो यदि मिरर ऑड है और यदि मिरर इवन है उसके हिसाब से ही आपको आंसर देना है। यदि 2:25 घड़ी में हो रहे हैं तो यहां पर कितना हो रहा होगा, अभी आपने निकाला 9:35 हो रहा होगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 9:35। और फिर से यदि अपन उसी से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2:25। तो ऐसे ही इवन ऑड के हिसाब से क्या हो जाएगा, टाइमिंग चेंज होता रहेगा, क्योंकि क्लॉक की अपन बात कर रहे हैं, उस क्लॉक का इमेज दूसरे क्लॉक में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, ऐसे करके लगातार चल रहा है। इसका यह मतलब है कि 1001वां दर्पण कौन सा दर्पण है, विषम दर्पण है। तो विषम दर्पण है तो इसमें क्या टाइमिंग हो रही होगी, 9:35 टाइमिंग हो रही होगी 9:35। और यदि हम इवन दर्पण की बात करेंगे तो उसमें 2 बजकर कितना हो रहा होगा, 25 हो रहा होगा। ये तो मैंने आपको डायग्राम में डिस्क्राइब किया है, वहां पे डायग्राम में डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन रहेगा, सेंटेंस में रहेगा। ये एक क्लॉक है, उस क्लॉक का इमेज मिरर में दिख रहा है, उस फर्स्ट मिरर का इमेज सेकंड मिरर में दिख रहा है, सेकंड मिरर का इमेज थर्ड मिरर में दिख रहा है, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ मिरर्स लगे हुए हैं, n नंबर ऑफ दर्पण लगे हैं। बताइए कि 1001वें दर्पण पे क्या समय हो रहा होगा, 4 ऑप्शन रहे। देखिए ये तो बहुत इजी है, आप समझ ही रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको 12 बजे की टाइमिंग से माइनस करना है, इसमें आपको लॉजिक लगाना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि विषम दर्पण क्या है, सम दर्पण क्या है, इवन मिरर क्या है, ऑड मिरर क्या है, तभी आप उस चीज को बना पाएंगे। लॉजिक तो यही लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, एक बार देख लीजिए, कहीं पे डाउट है तो मेरे को बताएं। डाउट तो नहीं क्या है, इसका भी जो इमेज है वो दूसरे दर्पण में दिख रहा है। यदि इसका इमेज दूसरे दर्पण में दिख रहा है, इसका मतलब है इसकी आप किससे माइनस करेंगे, वही 11:60 से माइनस करेंगे। 11:60 से जब माइनस करेंगे तो 2:25 आएगा, 2:25 फिर 11:60 से माइनस करेंगे तो फिर 2:35 आ जाएगा। ऐसे अल्टरनेट अल्टरनेट चलता रहेगा कि भाई मिरर ही तो है ना। आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन रखा है अभी, ये पेन मेरे को कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और ये हाथ मेरा इधर दिखेगा, ठीक है। और मान लीजिए यही इमेज फिर से दूसरे दर्पण में आप देखेंगे तो ये पेन जो है, जहां पर मेरा पेन है वहीं पे आ जाएगा वापस। ऐसा अल्टरनेट में वो चेंज होता है, ऐसा है यहाँ पे अपन
घड़ी है, घड़ी जैसा है, जब अपन इधर देखेंगे तो घड़ी, अब डिजिटल क्लॉक का तो जमाना है, लोग मोबाइल यूज करते हैं, डिजिटल क्लॉक यूज करते हैं, ज्यादातर डिजिटल क्लॉक पहनते हैं। तो यहाँ पे 2:25 है, तो क्लॉक तो एनालॉग ही रहेगा, ऐसे मार्किंग रहेगा 1 2 3 पूरा रहेगा। जब इधर देखेंगे आप तो वही चेंज हो जाएगा, लेफ्ट वाला इमेज राइट में चला जाएगा, राइट वाला इमेज लेफ्ट में चला जाएगा। तो 2:25 और छोटा काटा 2 पे है, उधर चेंज हो जाएगा। जब अब इधर वाले में क्या हो गया कि 2:10 पे चला गया है, और 25 वाला जो 5 पे था वो किस पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा। अब जब इधर आएगा तो वापस से वो कांटे उधर ही आ जाएंगे, फिर आगे जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, ऐसा चलता है। एग्जाम्पल बताया कि यदि आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, और उस मिरर का इमेज यदि किसी दूसरे मिरर में दिख रहा होगा, वहां पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जैसे एक्चुअल हैं वैसी वापस देख, ऑल्टरनेट वाला। तो मिरर का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन होगा कि एक घड़ी में 2:25 का समय हो रहा है, बताइए यदि उस घड़ी को दर्पण में देखा जाएगा तो कितना समय होगा। सिंपल, चारों क्वेश्चन इसी तरीके से, और ये एक लॉजिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। अब यदि अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट टाइप देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हम वाटर इमेजेस की बात कर रहे हैं, वाटर इमेजेस की बात कर रहे हैं, जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो यदि हम जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में एक समय होता है जिसको हम लोग कहते हैं 6:30। यदि आप बुक में जाकर के देखेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, 6:30 वाला नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा अलग तरीके से बनाता है। बट अपन जो अभी केस डिस्कस कर रहे हैं और ये 6:30, तो कोई भी चीज इमेजिन करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा माइनस करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला जो कंडीशन है केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है कि यदि आवर और मिनट में समय दिया हुआ है, आवर और मिनट में समय दिया है और वो समय 6:30 से कम है, 6:30 से क्या है, वो टाइमिंग कम है, तो ये जो मिनट की वैल्यू है उसको भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 30 से कम है या उसके बराबर है। अभी मैं समझा दूंगा कि वो लेस देन और इक्वल क्यों आ रहा है। आपको पहले ये चेक करना है कि आपके पास जो गिवन टाइमिंग है वो 6:30 से कम है कि 6:30 से ज्यादा है। जैसे पहले हमने चेक किया था कि 12 बजे से ज्यादा है कि 12 बजे से कम है, वैसे यहां पर एक डिसाइडिंग टाइम है, वो है 6:30। 6:30 का यदि टाइमिंग आपको दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6:30 कम होगा या 6:30 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यदि मान लीजिए कि 6:30 से टाइमिंग कम है, उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि मिनट की वैल्यू या तो 30 के बराबर होनी चाहिए, 30 के इक्वल, या 30 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो यदि ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब है कि क्या करना है आपको, टाइमिंग आपको दी गई है उसको 6:30 से सीधा सीधा क्या कर दीजिए, माइनस कर, 6:30 से क्या कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप 6:30 से उसको माइनस करेंगे आपको आपकी टाइमिंग मिल जाएगी। अब इसके जस्ट बाद आता है केस नंबर 2। क्या आता है, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 कहता है कि यदि आवर और मिनट दिया है और अभी भी टाइमिंग 6:30 से कम है, लेकिन जो आपकी मिनट की वैल्यू है वो मिनट की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। मैं समझाऊंगा कि क्यों ज्यादा कम का बात कर रहे हैं। और आपको पूछा जा रहा है कि बताओ तो वाटर टाइमिंग क्या होगी। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको 5:90 से क्या करना है, माइनस 590 से माइनस करिए। क्यों करेंगे, जैसे हम मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, तो है मैंने लिया 2:25 का समय, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूं कि इस समय को यदि मैं वाटर में देखता हूं तो कितना टाइमिंग शो हो रहा होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस 2:25 को किससे माइनस करूंगा, 6:30 से माइनस करूंगा। एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि 6:30 से कम की टाइमिंग है। क्या आप ये चीज भी देख पा रहे हैं कि 30 मिनट का जो समय है उससे भी 25 क्या है, कम है। इसका मतलब है कि ये जो केस है वो केस नंबर 1 से बिलोंग करता है। डायरेक्टली माइनस करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको किससे माइनस करेंगे,
6:30 से माइनस करेंगे तो 2:25 जो है वो 6:30 से माइनस होगा। 30 से 25 माइनस होगा तो कितना आएगा? 05। और 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4:05 हो गया। इसी तरीके से यदि हम आगे जाएं और ये 2:25 की जगह मैं लिख देता हूं 2:35, तब क्या करोगे? जब मैं यहां पर 2:35 लिख रहा हूं तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पे मैंने 6:30 लिखा है और यहां पे मैंने लिखा है 2:35 लिखा है। अब यदि मैं माइनस करने जाऊंगा तो आपको ये चीज तो क्लियर हो रही होगी कि 30 में से 35 तो जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि ये जो 6 बजे का टाइमिंग है ये इसको 1 आवर कैरी प्रोवाइड करेगा, 1 घंटा इसको कैरी प्रोवाइड करेगा। और यदि ये 1 आवर कैरी प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि ये 60 मिनट कैरी प्रोवाइड करेगा इसको। और 60 मिनट जब इसके साथ ऐड होगा तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 90 मिनट हो जाएगी। और ये जो 6 है वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां 5:90 लिखा है। आ रहे हैं? तो 5:90 से आप माइनस कर देंगे गिवन टाइमिंग HM को तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 55। 5। और इधर 8 में से 3 जाएगा तो फिर 5। यहाँ 5 में से जाएगा तो 3। आपका आंसर क्या आ गया? 55। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब बारी आती है केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 कहता है यदि आवर और मिनट क्या आपको दिया है और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, या सिर्फ ग्रेटर देन की बात हो रही है, ग्रेटर देन क्या 30 हो। अब जो समय है वो 6:30 से ज्यादा का होना चाहिए। यदि टाइमिंग 6:30 से ज्यादा का है तो इसमें एक चीज फिर से कंपेयर होगी, वो क्या है? और फिर आपको कहेगा कि वाटर टाइमिंग बताइए कि वाटर टाइमिंग क्या होगी। वाटर टाइमिंग क्या होगी? तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने 11:60 को जब 24 घंटे में लिखा तो 23:60 लिखा। क्या कोई बता सकता है कि 6:30 24 आवर्स में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? 6:30 को यदि 24 आवर्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 18 बजे लिखेंगे। इसका मतलब है यहां पर मैं क्या लिखूं? 18:30 लिखूं। 18:30 को माइनस करूं किससे? मैं H। ठीक है, क्या आप सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अब हमारे पास आता है केस नंबर 4। देखिए, जैसे केस नंबर 1 से लिंक करता हुआ केस नंबर 2 है। ये 6 जो है वो 5 हो गया, ये जो 30 है वो 90 हो गया, ये जो 18 है वो 17 हो जाएगा और ये 30 जो है वो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आवर और मिनट की टाइमिंग आपको दी हुई है। 6:30 से वो क्या है? ज्यादा की टाइमिंग है। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि मिनट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। और आपको बोला जाए कि बताइए वाटर टाइमिंग क्या होगी, क्या करोगे आप? 17:90 से माइनस कर दोगे किसको? HM को। और आपका आंसर आपको आ रहा है। कुल मिलाकर के जब हम वाटर इमेजेस की बात कर रहे हैं, जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो हमें 6:30 की टाइमिंग को याद रखना है। और यदि आप याद नहीं रख सकते फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर सॉल्व का हेडेक अलग है। इसमें आंसर की एक्यूरेसी लाई जा सकती है। देखो, 2:35 फिर भी इमेजिन करके आप बना दोगे, लेकिन जैसी मैं 2:32 बोलूंगा, 40 बोलूंगा, तब अंदाजे में ना गलतियां हो सकती हैं। और एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो वो जरूरी नहीं है कि 2:35 लिख करके पूछे, वो 2:32 भी पूछ सकता है, 2:33 भी पूछ सकता है, और फिर उसके बाद आप लेफ्ट राइट नहीं कर पाओगे, ना टॉप बॉटम कर पाओगे। इसीलिए आपको इस मेथड को समझना चाहिए और बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बस जो मैंने केसेस आपको समझाए हैं उस केसेस को बस आप याद ध्यान रखिए। तो जब इसकी तरीके की बात करते हैं अपन लोग तो यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा?
यदि एक क्वेश्चन अपन लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं 15:20। मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाएं और मुझे आंसर बताएं। 15:20। फिर मैं इसके लिए ले रहा हूं 13:50। ये दोनों प्रॉब्लम को आप बनाएंगे तो मैं आपको एक और प्रॉब्लम दूंगा, फिर आप उसको बना के बताइए। सिंपल आपको माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। ग्रेटर ही होगा वो। ग्रेटर इसलिए होगा 6:30 से HM की वैल्यू क्या है? यदि कोई समय 6:30 से कम का है तब वो केस है। यहाँ भी 6 बज के, यहाँ पर क्या है, एक ही केस में दो दो केसेस है ना, क्योंकि ये जो मिनट वाला केस है ना वो भी तो हमें चेक करना है। वहां वाले में मिनट का कोई कंडीशन ही नहीं था, वहां सीधा 12 बजे मतलब 12 बजे, या तो 12 बजे से ज्यादा या तो 12 बजे से कम। हर बार आपको एक ही टाइमिंग से माइनस करना है, वो है 12 बजे की टाइमिंग से। यहाँ पर जो टाइमिंग हमें डिस्कस करना है वो 12 बजे की टाइमिंग है ही नहीं ना। किसकी टाइमिंग है? 6:30 की टाइमिंग है। तो एक बार 6:30 से कम का समय होगा वो तो चलेगा, लेकिन कम के समय में भी दो केस है। एक जिसमें 6:30 से कम हो और मिनट की वैल्यू 30 से लेस हो, वो पहला केस है। और दूसरा केस कहता है कि 6:30 से कम होना चाहिए और मिनट की वैल्यू 30 से क्या हो, ज्यादा हो, तो वो सेकंड केस है आपका। तो ऐसे करके केस वाइज भी जो है वो डिफर कर रही है, इसी कारण से प्रॉब्लम जो है वो क्या हो रहा है, मतलब जो केसेस हैं वो बढ़ जा रहे हैं। मतलब एक ही कंडीशन है कि 6:30 से कम होना चाहिए, बट आपके पास दो केसेस आ गए। यहां पर 6:30 से ज्यादा है तो फिर से आपके पास दो केसेस आ गए। तो ये एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बट कुछ नहीं है। बस आप माइंड में ये सेट करिए कि मेरे को 6:30 से माइनस करना है। अब 6:30 से माइनस करना है तो ये 15:20 का समय है। तो आपके पास यहाँ पर केस क्या है, 18:30 है। 18:30 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 3:10। ये आंसर हो गया। 13:50 है, किससे माइनस कर रहे हैं, 17:90 से। तो 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। और 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4:40। अब मैं आपको एक केस बता रहा हूं दोनों कंडीशंस के लिए। पहले आप इस कंडीशन के लिए समझ लीजिए। कोई भी टाइमिंग दी रहे आपको, यदि 6:30 से माइनस करना है तो आप ये समझिए कि मेरे को 6:30 से माइनस करना है। कैसे करना है समझिए। मान लो आपको प्रॉब्लम आया 15:20। आपको 6:30 से ऊपर की कोई भी टाइमिंग पता नहीं है। आपको सिर्फ दो ही चीजें पता है, मिरर के लिए 12 बजे का समय पता है और वाटर के लिए 6:30 का समय पता है। और यदि वो टाइमिंग ना तो 12 बजे से माइनस हो पा रही है ना 6:30, जैसे हम देख रहे हैं कि 15:20 6:30 से माइनस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना माइनस। आप इसको कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट करोगे, अंडर 12 o'clock में कन्वर्ट करो। तो कैसे लिखोगे इसको, बचकर ये लिखोगे। क्या अब ये 6:30 से माइनस हो सकता है, आ जाएगा। इतना सारा केस का जरूरत ही है। लेकिन यदि मैं इसको जाऊं और मैं कहूं कि कन्वर्ट करो, तो 1:50 लिखोगे आप, लिखोगे। अब 1:50 है तो आप 6:30 ही लिखो। आप उसको माइनस करो 1:50 से, तो क्या करोगे आप, जो मेथड आप माइनस के लिए फॉलो करते हो उसको करो। 30 में से 50 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये एक कैरी प्रोवाइड करेगा। अब ऐसा कैरी मत प्रोवाइड करा लेना कि इसको 40 लिख करके ऐसे करके माइनस करना मत। ये आवर में है, और आवर जब इस मिनट वाले सेक्शन में जाएगा तो 60 मिनट का कैरी देगा उसको। और 60 मिनट का कैरी देगा तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। और यहां 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। देखिए अभी भी आंसर वही है, पहले भी आंसर वही था। तो ये तो मैंने केसेस इसलिए बताए ताकि आपको यदि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तो आप केसेस याद रखिए और डायरेक्ट अप्लाई करिए। और यदि एकदम केस वेस याद करने में प्रॉब्लम जाता है तो एक ही टाइमिंग याद रखिए, वो है 6:30। यदि कोई भी टाइमिंग 6:30 से ज्यादा का है, कन्वर्ट कर लीजिए उसको किसमें,
12 बजे से कम की टाइमिंग में, या 12 बजे वाले से अंडर की टाइमिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे ही यदि हम लोग पिछले प्रॉब्लम्स में जाएंगे जहां पर हम लोगों ने ये के लिए दर्पण के लिए देखा था, तो दर्पण वाली कंडीशंस में भी यही करना है आपको। जैसे मेरे पास कौन सा समय है, ये वाले को लीजिए, कहाँ गया वो, क्या लिख सकते हो इसको, 5:20 लिख सकते हो। 5:20 को आप माइनस करो ना इससे, 11:60 से करो, आपको यही आंसर मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो आप ये लिख लीजिए कि यदि कोई समय आपको दिया हुआ है और आप यदि उसको सब्सट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल मिरर इमेज के लिए 12 बजे की टाइमिंग और वाटर इमेज के लिए 6:30 की टाइमिंग, यही फाइनल है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ये हमारा पहला टाइप कवर होता है, और पहला टाइप कवर होने के बाद हमें कुछ कंक्लूजन पॉइंट है जो यहाँ पे लिखने हैं अलग से। मतलब सेकेंड टाइप को बनाने के लिए हमें पहले जानना होगा कि स्पीड ऑफ मिनट क्या है, स्पीड ऑफ आवर क्या है, घंटे और मिनट की सुई की स्पीड क्या है, ये आपको जानने की जरूरत है। तो पता करने के लिए छोटा सा क्लॉक अपन बना रहे हैं। आप सबको पता है कि इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सबको पता है। यदि हमें स्पीड का कैलकुलेशन करना है तो हमें डिस्टेंस चाहिए और हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। दो चीजें चाहिए हमको, एक डिस्टेंस चाहिए, एक टाइम चाहिए। और क्लॉक की यदि अपन बात करते हैं तो क्लॉक में जो डिस्टेंस होता है वो है एंगल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में डिस्टेंस होता है, ये एंगल्स के फॉर्म में। तो यदि मान लीजिए कि ये मिनट की सुई है, थोड़ी देर के लिए मानिए कि जो सुई 12 बजे पे है वो मिनट की सुई है, उसने पूरा एक चक्कर लगाया है, कितना मिनट ट्रेवल किया होगा? पहले बताओ कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, फिर आप बताओ कि टाइम कितना लगा होगा। यदि ये मिनट की सुई है और इसने पूरा एक चक्कर लगाया है तो आप बताइए कि इसे कितना समय लगा होगा, पहला चीज। दूसरा चीज बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। पहला चीज कि इसको 60 मिनट लगा होगा, ये तो सबको पता है कि मिनट की जब एक चक्कर पूरा करती है तो उसे 60 मिनट लगता है। दूसरा है क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो सर्कुलर है, क्लॉक छोटा भी हो सकता है, क्लॉक बड़ा भी हो सकता है। तो क्लॉक यदि छोटा है इसका मतलब है, छोटा या बड़ा कुछ भी हो, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, और सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, डिग्री में उसका डिस्टेंस रहेगा। तो एक चक्कर पूरा कर रहा है, इसका मतलब है इसका डिस्टेंस क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो 60 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम 1 घंटा लिख सकते हैं? तो आप बता सकते हो कि 1 घंटे में जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। और यदि मैं बात करूं, से लिखूं यहाँ पे 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर यहां फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्या आप बता सकते हो 1 मिनट बराबर कितना लिखूं मैं? डिग्री चलेगा? ऐसे ही यदि मैं आपको कहूं, वो जो सुई है आवर की सुई, घंटे की सुई है, और उस घंटे की सुई ने पूरा एक चक्कर लगाया है, कितना टाइम लिया है उसने, 12 घंटे का समय लिया है। और डिस्टेंस कितना गया है, डिस्टेंस तो उतना ही जाएगा क्योंकि एक चक्कर पूरा किया है उसने। तो आप कह सकते हो कि 12 घंटे में कितना डिग्री रोटेट किया है, 60 डिग्री रोटेट। 1 घंटे में कितना रोटेट करेगा, तो 60/12 कितना डिग्री आ जाएगा,
तो 60 मिनट में कितना रोटेशन होगा? इतना ही होगा, 30 डिग्री का। 1 मिनट में कितना रोटेशन होगा? बटे 60, हाफ डिग्री का। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दो है। पहला, 1 घंटे में मिनट की जो है वो 360 डिग्री ट्रेवल करती है। 1 मिनट में मिनट की कितना ट्रेवल करती है? 6 डिग्री ट्रेवल करती है। 1 घंटे में कितना डिग्री ट्रेवल होता है? घंटे की डिग्री। और 1 मिनट में कितना ट्रेवल होता है? तो ये है हाफ डिग्री। दो चीजें आपकी है। कभी कभी व्यापम के पेपर में क्या कहता है कि 1 मिनट की सुई है और वो ना 4 घंटे ट्रेवल करती है। बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है मिनट की सुई? 1 घंटे में 360 करती है, तो 4 घंटे में क्या करेगी? 360 को 4 से गुणा कर देंगे, फिर आप प्लस करेंगे। आपको बोला कि 4 घंटे 20 मिनट ट्रेवल करती है, तो 1 मिनट में कितना है? 6। तो 20 मिनट में कितना होगा? 20 को 6 से गुणा कर, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाए। ऐसा भी प्रॉब्लम आता है व्यापम में। तो फिलहाल ये जो चीजें लिखी गई हैं उसी को हम लोग टेबल में लिख रहे हैं कुछ कंक्लूड करके। तो जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइमिंग की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ मिनट की, और यहां पर एक और कॉलम आएगा, वो आएगा स्पीड ऑफ आवर, और यहां पर आएगा स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष गति। ये सापेक्ष गति का क्या मतलब होता है वो भी आप समझ लीजिए। सापेक्ष गति का मतलब होता है कि जब एक क्लॉक में कितनी सुइयां हैं? 3। एक क्लॉक ट्रेवल कर रहा है, तब एक हैंड ट्रेवल कर रहा है, जैसे मान लो मिनट की सुई चल रही है, उसके साथ आवर की भी चल रही है ना। एक जो गतिमान वस्तु होती है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी गतिमान वस्तु का जो होता है उसके सापेक्ष इसका स्पीड क्या है, इसके सापेक्ष उसका स्पीड क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड कहते हैं। फिजिक्स वगैरह में इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं लोग। तो फिलहाल आप ये समझिए कि इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष गति। और यदि ये रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति आपको कैलकुलेट करनी है, तो जो भी गति या जो भी स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसको माइनस करेंगे लोअर स्पीड से। तो आपको तो पता ही है कि मिनट की स्पीड ज्यादा होती है और घंटे की स्पीड क्या होती है? कम होती है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा। हो सकता है कभी पेपर में देखने को मिल जाए आपको कि बताइए घंटे और मिनट की रिलेटिव स्पीड क्या है पर आवर में, पर आवर में, या फिर घंटे और मिनट की रिलेटिव स्पीड पर मिनट में क्या है? दोनों में पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हम मिनट की टाइमिंग लें, 1 मिनट की बात करें, तो 1 मिनट में आपको पता है कि ये 6 डिग्री का रोटेशन करती है, और ये कितना ट्रेवल करती है? हाफ डिग्री। देख लीजिए हाफ डिग्री है। इन दोनों को माइनस करोगे तो यहां पे आप लिख सकते हो 11/2 डिग्री, या फिर आप क्या लिख सकते हो? 5.5 डिग्री, 5.5। भाई 6 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा? 5.5 बचेगा। और यदि मैं यहां पर 1 आवर लेता हूं तो ये पता है कि 360 डिग्री होता है, और ये कितना होता है? 30 डिग्री होता है। दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैंने वहीं पर पहले ही मार्क कर दिया। अभी इसी का ही यूज करके ना अभी अपन प्रॉब्लम बनाएंगे।
जो एंगल निकालने वाला प्रॉब्लम है उसमें फॉर्मूला यही का। तो मैंने आपको ये सब बताया कि जो क्लॉक है उसमें दो सुइयां होती हैं, एक मिनट की सुई होती है, एक आवर की सुई होती है। मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है, आवर की सुई क्या होती है, ये रिलेटिव स्पीड, ये सब बेसिक है किसका, आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे क्लॉक में एंगल निकालना है, क्लॉक का स्लो फास्ट होना देखना है, या और भी प्रॉब्लम्स देखने हैं, तो कहीं यूज हो। आपको नहीं तो 6 है, 6 को आप हाफ से माइनस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना आप, क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे अपन, 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? एक को 2 को 1 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 2 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 1, 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ पे कितना हो गया? का मतलब क्या है? एलसीएम निकाला है, अब पी बाई क्यू का फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? अब आगे देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम। ये जब क्वेश्चन आएगा ना तब अपन अलग से और पढ़ेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन अभी है नहीं इसका, अलग से देखें। अब हम जो नेक्स्ट टाइप हमारा सेकेंड टाइप है उसको देखने वाले हैं, वो है क्लॉक का एंगल निकालना। 2015 में व्यापम में एक पेपर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में कहा गया कि आपको बृहद कोण फाइंड आउट करना है। बृहद कोण, बृहद कोण का इंग्लिश में मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल। कहा गया कि रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना है, बट किसी बुक में कहीं पर भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी किसी भी बुक में आप देखो तो रिफ्लेक्स एंगल नाम का कोई क्लॉक में नहीं है। लेकिन जिसको पता है कि ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री का नॉलेज जिसको थोड़ा बहुत भी है, उसको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ज्यामिति या ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे एंगल्स होते हैं। एक एंगल होता है आपका न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक होता है आपका राइट एंगल को हम लोग समकोण बोलते हैं, फिर आपका ऑब्स्टस एंगल होता है जिसको हम अधिक कोण बोलते हैं। ऐसे करते करते जाएंगे तो एक एंगल आएगा रिफ्लेक्स एंगल। एक होता है लीनियर एंगल भी होता है जिसका 180 डिग्री होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल का एक रेंज है कि वो 90 डिग्री 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 360 डिग्री से कम होता है, ऐसा टाइप का है उसका। तो लेकिन हम जब यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थीटा कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है कोई टाइम दिया है, आपको बोला जाएगा कि बताइए उनके बीच का कोण क्या है, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको रिफ्लेक्स एंगल के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, उसका बस सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। जैसे यहाँ पे 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये क्या है? तो यदि मुझे पूछा जाए कि भाई, आपको पूछा जाए कि 2:30 बजे कितना टाइम हो रहा होगा, ऐसा 2:30 बजे, तो ये क्या है? आवर। ये क्या है? मिनट। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? और रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? तो जो टोटल एंगल कितना है, तो 360 है, उस 360 में यदि थीटा माइनस कर दो तो जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इंग्लिश में आरए से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बृहद कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल या फिर क्या कहते हैं? बृहद कोण। यदि मुझे थीटा निकालना है, हाँ, यदि मुझे क्या करना है, थीटा निकालना है, तो मैं इस थीटा को क्या करूं? 11/2 इंटू एम माइनस 30 क्रॉस h, बस मैं इतना करूंगा, समझना मेरी बात को, और मुझे थीटा मिल जाएगा। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सर लॉजिक से भी तो बनाया जा सकता है। बिल्कुल लॉजिक से बनाया जा सकता है, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था
एक घंटे की सुई कितना ट्रेवल करती है 1 घंटे में? डिग्री। मिनट की सुई 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 360 डिग्री। ये सब लॉजिक हमारे पास है। बट क्या है, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है ना कि पेपर को 2 घंटे में बनाना है। पेपर को यदि 10 घंटे में बनाना हो, 5 घंटे में बनाना हो, तो आराम से लॉजिक लगाते रहे हम लोग। हमें ऐसे तरीके को फॉलो करना है जिससे टाइम कम लगे, भले थोड़ा सा याद रखना पड़े। तो समझिए, यदि ये फॉर्मूला याद है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है कैलकुलेशन और वैल्यू पुट करने आना चाहिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं बोलूं 2:30 का निकालना है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मिनट की सुई कितना ट्रेवल करेगी, कितना डिग्री ट्रेवल करेगी, और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि आवर की सुई कितना ट्रेवल करेगी। फिर मैं दोनों को माइनस करूंगा, देन आफ्टर मेरे को आंसर मिलेगा। मेरा जो टाइम है ना, बहुत ज्यादा लगेगा और गलत होने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए हमें ऐसे लॉजिक और ऐसे कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, भले उसमें थोड़ा 2-4 पॉइंट याद रखना पड़े, लेकिन कम से कम गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम। इस चीज का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 2:30 का बताना है, तो 2:30 में आवर की वैल्यू कितनी है? 2 है। और मिनट की वैल्यू कितनी है? मिनट की वैल्यू कितनी है? 30। तो मैं चाहता हूं कि आवर की वैल्यू 2 रख दीजिए और मिनट की वैल्यू 30 रख करके मुझे बताइए कि 2:30 पर थीटा कितना आएगा। सब लोग कैलकुलेट करिए जरा और बताइए 2:30 पे वैल्यू कितनी आएगी। 2:30 पे सॉल्व करना है, 30 पे। मतलब 5 डिग्री करेक्ट आंसर है, 5 डिग्री। जैसे मुझे निकालना है, मान लीजिए आवर और मिनट कितना दिया हुआ है आपका? 2:30 दिया हुआ है और मैं आपको कह रहा हूं कि थीटा कैलकुलेट करके बताओ, थीटा कितना आएगा। थीटा कैलकुलेट करके बताइए कि थीटा कितना आएगा। यदि ये थीटा कितना आएगा आपको पूछ रहा है, तो बड़े सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला है, आप इसमें पुट करिए 11/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 30। यहां पुट कर दीजिए आप 30, माइनस यहाँ पे 30 है, 30। एच का वैल्यू कितना है? 2। यहाँ 2 पुट। एक चीज का ध्यान रहे, ये जो मॉड लगा हुआ है ना, बाहर बाहर पे जो लाइन खींची, कहते हैं मॉड। मॉड का मतलब होता है उसके अंदर का जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको पॉजिटिव लेना है। मान लो आप माइनस किए, अभी तो निगेटिव आएगा नहीं, लेकिन यदि और कभी कैलकुलेशन में आपका निगेटिव आंसर आ गया तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है, तो आंसर नहीं ले सकते। ये क्या हो जाएगा? ये 1 बार, ये कितना हो गया? 15 बार। 15 को यहां गुणा करेंगे तो 165 आएगा क्या? और 165 में इसको 60 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 105। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 105। लेकिन मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहा जाता कि आपको आरए बताना है। क्या बताना है? आरए। तो आरए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 360 डिग्री से इस 105 डिग्री को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा 255 मिलेगा। बहुत लोगों ने उस वाले ईयर में 2015 में आरआई के पेपर में बहुत गलत किया था। गलती नहीं है, उनको नहीं पता है तो उनको यही लगता है ना कि भाई कुछ पूछा गया है तो वही चेक ठोक होगा, हम भी तो वही पढ़े हैं, तुम भी वही पढ़े हो। समझ रहे हो बात को? रहता है ना, हो सकता है इसी का नाम होता होगा, ऐसा भी तो होता है भाई। यदि जो पता रहेगा तो इंसान यही सोचता है कि अच्छा आरे बोला है, हो सकता है आरे कोई तो थीटा कहते हैं, वो भी तो थीटा ही है ना, निकाल दो। निकाला उन्होंने, लेकिन बात दिक्कत है कि उसको 60 से माइनस करना था, नहीं किया, इसलिए आंसर उनका गलत आ गया। फिलहाल आंसर कितना है? 255। 255 आरे है और थीटा कितना है? 105। तो अब मैं और क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे बना करके बताएं कि क्या क्या आंसर आएंगे।
एक है 3:40, ये भी आपके पेपर में आया हुआ प्रॉब्लम है, 3:40, और इस 3:40 में आपको पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। 3:40, अभी सिर्फ थीटा निकालिएगा, जो पूछा जा रहा है सिर्फ उतना निकालना है, क्योंकि बाकी आ रहे तो आपको समझ में आ चुका है कि आपको 360 डिग्री से माइनस करना। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप उतना करिए, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पांचवा प्रॉब्लम है, कर 20, यहाँ पर भी आपको थीटा कैलकुलेट। फिर मैं आपको वो 2015 का आरआई का पेपर का क्वेश्चन बताऊंगा। नेगेटिव में आंसर आएगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, आप आंसर को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव।
क्या क्या आंसर आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है, 130 आ रहा है क्या? आएगा है ना। और 4:40 पे कितना आ रहा है? 100 डिग्री आ रहा है सभी का। और 5:35 पे कितना आ रहा है? 14। 42.5। और इसमें कितना आ रहा है? 70 डिग्री आ रहा है। अब मैं एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं और उसके बाद थोड़ा एक कंक्लूड करेंगे एक पॉइंट को, बाद फिर टाइप कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6। 10:25 पर बताना है कि आरे कितना होगा। आरे मैंने बताया था क्या? बृहत कोण बताया था मैंने। आरे का मतलब होता है बृहत कोण, आपको बताना है। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था 160.5 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है 197.5 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तरीके से हमारे पास चार ऑप्शन है। 2016 या 15 जब भी आरआई का पेपर था उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था। आपको बताना है कि आरए का वैल्यू क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल आपको बताना है। ये व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। व्यापम ही पेपर लेता है इन सब टाइप के पेपर। सही है। आपका जो आंसर आया होगा वो पहले निगेटिव आया होगा। है निगेटिव। के बाद आपको से माइनस करना पड़ा होगा 360 डिग्री से माइनस। यदि हम इसका थीटा निकालें तो थीटा जो आएगा वो कितना आएगा? 162.5 डिग्री आएगा। आएगा। उसके बाद जब हम आरए निकालने जाएंगे तो 360 डिग्री से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा किसको? थीटा को 160.5 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 197.5। थीटा कितना आया था? सबका आया था 162.5 कि 197.5 आ गया है? 162 आया था ना। ऑप्शन भी पेपर में जब था तो पहला ऑप्शन जो था 162.5 था और दूसरा ऑप्शन था 197.5। इस तरीके से चलता है वो। लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या है? 197.5 डिग्री। अब एक और पॉइंट है जो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि 14:30 का समय है और आपको बताना है कि थीटा कितना आएगा। ये मैं आपसे पूछ, ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करके मेरे को बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। 15:40। फिर नेक्स्ट है 16:40। और फिर 10वां प्रॉब्लम है 17:35। मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्या आएगा। चार प्रॉब्लम है ये, बता सकता है कि क्या आंसर आएगा?
क्या आप इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं सब लोग? जैसा मैंने बताया था कि 14 को 2 लिख सकते हैं आप। अभी तक जितनी बार भी पेपर हुआ है उसमें इसी तरीके से पूछा गया है, मतलब आपको जो टाइमिंग गिवन होती है वो 12 बजे से कम की समय होती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एंगल तो तभी निकलेगा जब क्लॉक सर्कुलर होगा, और कोई क्लॉक जो सर्कुलर होता है उसमें 24 घंटे का तो टाइमिंग होता नहीं है, पता है क्या? क्लॉक तो 12 घंटे का टाइमिंग शो करती है। इसका मतलब है जब कभी भी हमें थीटा या आर ए निकालना है और आपके पास दिया गया समय 12 बजे से ऊपर का समय है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आप उसको निकाल पाओगे। तो जितना आंसर अभी आपने निकाला था वही आंसर इसके भी आएंगे। समझ रहे हैं बात को? बहुत लोग ये समझते हैं कि वो जो फॉर्मूला है वो बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना है, बिल्कुल है वैसा ही वो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि 24 आवर्स के फॉर्मेट में दिया है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लिख लीजिए कि यदि दिया गया समय 12 घंटे से ज्यादा का समय है और थीटा आपको निकालना है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन आपको बहुत रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो 14:30 की बात कर रहे हैं, तो 14:30 पे आपका वही टाइमिंग आएगा जो कितना आया था, 105। और यदि हम 15:40 की बात करें, वहां पे 15:40, हाँ, तो कितना आएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ऐसी 16:40 के लिए कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, और कितना आ जाएगा, 45। क्लियर है? ये हमने 2 टाइप कवर कर लिया है। अब हम तीसरे टाइप की ओर देखते हैं कि तीसरे टाइप में क्या है, जिसमें हमें कहा जाता है कि टाइम हमको फाइंड आउट करना है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बात हो रही है टाइम फाइंड आउट करने की, समय ज्ञात करना है। टाइप का क्वेश्चन होता है उसको पहले समझ लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको कहा जाएगा घड़ी 2 से 3 बजे के बीच वो कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुई डिग्री का कोण बनाती है। आपको एक एंगल दिया रहेगा घंटे और मिनट के बीच में, और आपको पूछा जाएगा कि बताइए 2 से 3 बजे के बीच में कौन सा टाइमिंग होगा जब 30 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए मेरे को कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको थीटा दे दिया है, आपको आवर दे दिया है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो है मिनट की वैल्यू। यदि आप मिनट की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपका प्रॉब्लम ओवर हो गया। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं मिनट की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, बट आपके पास इसके पहले एक फॉर्मूला था। वो क्या था, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम, माइनस था 30 × h। ये था हमारे पास। इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, एक है थीटा, एक है मिनट, और एक है आवर। हम यदि चाहते हैं कि हमें किस वैल्यू पता चले मिनट की, तो बाकी सबको थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके चेंज वेंज करके अपन बनाएंगे। और हमने ये भी देखा कि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा था, यदि निगेटिव आ रहा था तो आप उसको पॉजिटिव ले रहे थे, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही ले रहे थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या मतलब, अब फॉर्मूला रिवाइज करना है तो ये मॉड में हटा रहा हूँ। यदि मैं इस मॉड को हटाता हूं तो इस थीटा में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। सिर्फ ये बताने का तरीका है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है कि कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, डेरिवेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। 2m माइनस क्या हो जाएगा, 30 क्रॉस, ये -30 × h जो है वो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +30 × h प्लस माइनस थीटा आया। इधर हमारे पास क्या है, 11/2 इंटू एम है। हमें तो सिर्फ m से मतलब है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बाय 11, यहां पर क्या हो जाएगा, 30 × h प्लस माइनस थीटा, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है।
क्या क्या दिया हुआ है फॉर्मूले में, एच और थीटा दिया है, और आप अपने प्रॉब्लम में भी देखिए आपको एच दिया है और थीटा। आप +30 से एक आंसर निकालेंगे, -30 से एक आपको आंसर। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, मैं भी आपको फॉर्मूला डिराइव कराया हूं, इतना सबका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2/11 30 क्रॉस एच प्लस माइनस थीटा, बस इतना याद रखना है। जहां कहीं भी आपको टाइमिंग फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो आपको ये कहा जाएगा कि एक घड़ी है जिसमें 2 से 3 बजे के बीच वो कौन सा समय होगा, वो कौन सा टाइमिंग होगा जब घंटे और मिनट की के बीच में का कोण बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन, और फिर आपको अप्लाई करके बनाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिनट की वैल्यू चाहिए, प्लस के साथ एक और माइनस के साथ आंसर निकले। अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, एंगल्स जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, वो एंगल्स ऐसे हैं कि ज्यादातर वही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए पहले उन्हीं एंगल्स को हम लोग देख रहे हैं। पहला है 0 डिग्री एंगल, दूसरा है 90 डिग्री एंगल, और तीसरा जो है वो क्या है 180 डिग्री एंगल। ये कुछ फिक्स एंगल हैं जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको थोड़ा थ्योरेटिकल आंसर भी पता होना चाहिए। मैं भी आपको समझा रहा हूं कि मैं क्या बताने वाला हूं। आप मैं पहला ले रहा हूं आपका कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरा मैं ले रहा हूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और तीसरा मैं ले रहा हूं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 0 डिग्री का क्या मतलब है, 0 डिग्री का मतलब यह है कि जब घंटे और मिनट की आपस में मिलती है तो हम लोग क्या कहते हैं, 0 एंगल कहते हैं। जब घंटे और मिनट की सेम प्लेस पर होती है तो आप क्या कहते हैं उसको, घंटे और मिनट की सुई आपस में मिली है तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री का हो गया। ऐसे ही 1:05 के आसपास भी होता है, आप घड़ी देखे होंगे। ऐसे यदि आप आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2:10 के आसपास भी ऐसी होता है। ऐसी थोड़ा और जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 3:16 के आसपास भी ऐसी होता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि 1 घंटे में एक बार ऐसा समय होता है जब घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलती है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ तो 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार आपस में मिलती है, तो आप कहेंगे कि एक बार मिलती है, 1 टाइम मिलती है। ठीक है, यदि 1 घंटे में एक बार मिलती है तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी, या फिर आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी। तो आप बोल रहे हैं, वो आप अपने लॉजिक से बोल रहे हैं तो वो लॉजिक ठीक है, बट एक्चुअलिटी ये है कि 12 घंटे में 12 बार नहीं मिलती है, और ना ही 24 घंटे में 24 बार मिलती है। 1 घंटे में एक बार मिलने के बावजूद भी 12 घंटे में 12 बार ना मिल करके वो कितनी बार मिलती है, 11 बार मिलती है। कितनी बार मिलती है, 11 बार। 24 घंटे में 24 बार ना मिल करके कितनी बार मिलती है, 23 नहीं भैया, 22। क्योंकि आपकी घड़ी में तो समय कितना है, 12 घंटों का ही है। जो आंसर 12 घंटों के लिए आएगा उसी को दुगना कर दोगे तो किसके लिए आ जाएगा, 24 घंटों के लिए आ जाएगा। होता क्या है, जब हम 12 बजे से बात कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक बार 12 बजे मिल चुकी है, फिर 1 से 2 बजे के बीच में 1 बजे मिलेगी, 1:05 के आसपास, ऐसी हर 1 घंटे में एक एक बार मिलेगी। ठीक है, तो आप यदि थोड़ा काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बज चुका है। घड़ी में कितना बज चुका है, 11। तो आप मान लीजिए कि घड़ी में कितना बज गया है, 11 बज गया। यदि घड़ी में 11 बज चुका है, लगभग मान लो कि ऐसे मिल गई है। अब दो सुई है, ये धीरे धीरे रोटेट करके स्टार्ट करेगी और फिर वापस 12 बजे जा करके मिल जाएगी फिर से।
बट आप ये सोचिए जब आपने स्टार्ट किया था तब भी तो 12 बजे का ही स्टार्ट किया था ना, और उस टाइमिंग को तो एक बार ले चुके हो आप, तो सेम टाइमिंग को अपन दोबारा नहीं ले सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए 1 घंटे में एक बार मिलने के बावजूद भी 12 घंटे में 12 बार ना मिलकर के कितनी बार मिलती है? 11 बार मिलती है। ये लॉजिक है, बट ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि बताओ तो क्यों नहीं मिलती है करके, वैसा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे। आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि 1 घंटे में एक बार मिलती है तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी? तो मेजर जो क्वेश्चन है वो ये है कि घंटे और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार मिलती है? एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, और 24 घंटे में बात करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 22। लेकिन यदि बात करेंगे कि 12 घंटों में कितनी बार मिलती है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? अब यदि मान लीजिए आपको ये, आपको सिर्फ 1 घंटे का पता है, बाकी सबका कोई लॉजिक आपको नहीं मालूम है ना, याद है, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटे का पता होना चाहिए। 1 घंटे का यदि पता है तो 12 घंटे में, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए था, 1 घंटे में एक बार मिलने के बाद 12 घंटे में कितनी बार मिलना चाहिए था? 12 बार। तो वो जो 1 घंटे में एक बार मिला था उसको 12 से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 11। याद करने का लॉजिक बना सकते हो। तो 12 घंटे में कितनी बार हो गया? 11। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? इसी लॉजिक से मैं आगे वाली चीजों को बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल नहीं कर पाऊंगा ना। आप समझ रहे हो? 12 घंटे, अब मेरे को सब चीज तो याद नहीं रहता है ना, आपको याद हो सकता है। इस 1 घंटे वाले का इजी था, इजी कहने का मतलब थोड़ा लॉजिकल था। मैं हर 1 घंटे में दो दो बार मिलेगी, हर 1 घंटे का मुझे नहीं पता रहेगा ना, आपको पता रहेगा, उसको निकाल करके ही फाइंड आउट करना। मैं आपको सिर्फ 1 घंटे के बारे में बताऊंगा, 1 घंटे में कैसे घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलती है। तो आप थोड़ा देखिए, यदि मैं 3 से 4 बजे के बीच में बात करूं, क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री एंगल। अब यदि ऐसे ही अपन आगे जाएं और अपन 3:30 बजे के आसपास बात करें, ऐसा, क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? तो नहीं बन रहा है? कि ऐसे हिलाते हो कि ऐसे हिलाना है? कैसे हिलाना है? तो 3 बजे आप देख रहे हो कि घंटे और मिनट की सुई 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 3:30 बजे के आसपास भी बना रही है। तो आप ये देख लीजिए थोड़ा सा ना, ये 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। अब ये घंटे की सुई आगे ट्रेवल की, यहां पहुंची, मिनट की सुई ट्रेवल करके यहां पहुंची। तो आप जब इसको देख रहे हैं तो आप देखिए कि यहां पर कितना डिग्री बन रहा है। तो ये है 90 और ये भी कितना है? 90। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की कितनी बार मिलती है? बार मिल रही है 2 बार। बस उसी के हिसाब से आपको, जैसे पिछला लिखा था वैसे ही आप इसको लिखिए। आप कहिए कि 1 घंटे में कितनी बार मिल रही है? 2 बार मिल रही है, 2 टाइम। इसका मतलब है कि 12 आवर्स में कितनी बार मिलेगी? 22 टाइम्स होगा। तो भाई मैंने आपको यहाँ पे क्या लॉजिक याद करने का बताया था कि 1 घंटे में यदि एक बार है तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? 12। एक कम कर दीजिए, बताया था लॉजिक। वही सेम लॉजिक इस्तेमाल करिए, 1 घंटे में 2 बार है तो 22, 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था? 24। 24 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 22। आ गया 22। तो यदि 12 घंटों में 22 बार है तो बताइए 24 घंटों में कितनी बार होगा? 44 बार होगा, 44 टाइम्स। तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट की सुई 12 घंटों में कितनी बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, समकोण बनाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि 22 बार बनाती है। ऐसे यदि 24 घंटों में बात करेंगे तो आपको कहना पता होना चाहिए कि वो 44 बार बनाती है, 44 टाइम्स। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक दो बार आपके पेपर्स में आया हुआ है। अब बारी आती है किसकी? 180 डिग्री की। तो क्या आपको 6 बजे का समय याद है या याद आता है कि जिसमें आपको घंटे और मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करती है? 80 डिग्री करती है। ऐसी यदि थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे आप, तो आप एक चीज और बता सकते हैं कि लगभग 7 बजे के आसपास भी यही होता है, 7:05, फिर 8:10, फिर 9:16।
इन सब टाइमिंग में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सब एंगल्स क्या हैं? 180 डिग्री वाले हैं। बट आप ये देखिए, 6 से 7 बजे के बीच एक ही बार मीट कर, मतलब एक ही बार मीट नहीं, मतलब एक ही बार 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे ही 7 से 8 बजे के बीच भी एक बार बन रहा है, 8 से 9 बजे के बीच भी, 9 से, मतलब हर एक घंटे में कितनी बार बन रहा है? एक बार बन रहा है। तो जो आंसर इसका है वही आंसर वहां पर भी चलता है। इसका यह मतलब है कि एक घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है, वन टाइम। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। तो क्या आंसर आएगा? 11 टाइम। 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा? 20। समझ पाए? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन ये हो गया, दो क्वेश्चन ये हो गया, दो क्वेश्चन ये हो गया, तो टोटल 6 क्वेश्चन। इसके अलावा दो क्वेश्चन और है। क्या ये जो चीजें मैंने बताई आप लोग को क्लियर है? एक है 0 डिग्री एंगल, एक है 90 डिग्री एंगल, एक है 180 डिग्री एंगल। ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन बनता है कि घंटे और मिनट की स्पीड 12 घंटों में कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन की यदि बात करते हैं, सरल रेखा की बात करते हैं, तो ये भी एक सरल रेखा है और ये भी एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, या फिर आप दोनों को अलग अलग करो, अपोजिट डायरेक्शन में करो, मतलब एक ही है कि दोनों स्ट्रेट लाइन में है। तो यदि हम 12 घंटों की बात करेंगे तो इस 11 की वैल्यू और इस 11 की वैल्यू दोनों ऐड हो जाएगी, आपका आंसर आएगा 22। 24 घंटों की बात करोगे तो ये 22 और ये 22 ऐड हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा? 44, 44। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, फाइनलाइज होगा। क्या आप इस चीज, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में जो है वो हम लोग इनके एंगल्स का टाइमिंग जो है वो फाइंड आउट करना देखेंगे। ठीक है। जितना मैं करा रहा हूं यदि अपन उतना कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको प्रैक्टिस जो है वो लगातार करना है, जैसा मैं करा रहा हूं वैसे वैसे आप बनाइए घर में जाकर के एक बार, जो जो आज आपने किया हुआ है जो हो जाएंगे। ठीक है।